हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब हम लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास। जो हमने हिस्ट्री की क्लास अभी तक 3 क्लास हमारी यूट्यूब पे हो चुकी है, ये हमारी चौथी क्लास होगी। और आप देखेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही सब्जेक्ट में साथ में लेके चल रहा हूँ और दोनों ही सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ। और बहुत अच्छे से अगर आपको समझना हो हिस्ट्री, तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो एमबीए इकरा के नाम से है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। उस पे अब पीडीएफ भी, जो चीज़ें हमारे द्वारा पढ़ाई जाएंगी उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम शेयर कर देंगे आपसे, और आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कल की हमने जो फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने जो बात की थी इतिहास में बेसिकली, तो हमने बात किया था इतिहास में। आप देखेंगे कि कल हमने कुछ कुछ साइट्स की चर्चा की थी, कुछ जिसमें आप देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाषाण काल में मिली थी, हमने उसकी बात की थी। बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनकी आज हम बात करेंगे, और मुझे ऐसा लगता था कि इस पे आपको जानकारी होनी चाहिए। और कई बार इस पे यूपीएससी और यूपी पीसीएस ने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना दिया है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम क्लास को। तो ठीक है, जैसा कि हमारा सब टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे इसमें कुछ ऐसे फैक्ट या ऐसे तथ्य आते हैं जिन पे आए दिन स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये वही टॉपिक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार यूपीएससी ने और एक बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन बनाया था इससे। तो चलिए अब हम टॉपिक की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने क्या शामिल किया है। तो जैसा कि आप देखेंगे, एक विदेशी लेखक थे बेसिकली, जिन्होंने नवपाषाणिक काल के, कालखंड के या नवपाषाणिक समय में जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं को एक किताब में वो लिखते हैं। आप देखेंगे कि उनका नाम जॉन लुआक। बेसिकली इंग्लिश नाम जो होते हैं उनका अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या फिर हम हिंदी में अगर उनका नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा अटपटा या अजीब तरीके का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप विदेश जाते हैं और आप अपना नाम अगर बताते हैं, तो आप तो भारतीय हैं, तो भारतीयों को अपने लोगों का नाम सुनने या लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम यही नाम अमेरिका में अपना बताएंगे तो अमेरिकी लोग जो है उसको बड़ा अजीब और अटपटा तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से हम भी अंग्रेजों के नाम बहुत ही हमें अजीब लगते हैं, बट उनके लिए वो नाम सुटेबल होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे, सर जॉन लुआक साहब ने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम आप देख सकते हैं, द प्री हिस्टोरिक टाइम। द प्री हिस्टोरिक टाइम लिखते हैं। कौन लिखते हैं? लुआक साहब। वो एक बुक लिखते हैं बेसिकली नियोलिथ या फिर नवपाषाण काल पे। और उनकी बुक जो है, बुक का जो नाम है द प्री हिस्टोरिक टाइम, ये उनकी बुक का नाम था। तो उन्होंने नवपाषाण, बेसिकली हिंदी में जिसको हम नवपाषाण कहते हैं, वही इन्होंने इंग्लिश में उस शब्द को लिखा और नियोलिथ शब्द से उसको परिभाषित किया। शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने ही किया था। कि इन्होंने? लुआक साहब ने। किसका? नवपाषाण काल का। जो हम हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं, बेसिकली उन्होंने इंग्लिश में जो बुक या किताब पब्लिश की उसमें उन्होंने नियोलिथ नाम से पहली बार पुकारा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, गार्डन चाइल्ड एक लेखक या एक विचारक होते हैं जिन्होंने नवपाषाण काल पे अपना विचार व्यक्त किया या अपनी लेखन शैली से नवपाषाण काल को उन्होंने डिफाइन किया या फिर बताया। तो उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। ऐसे कभी आप देखेंगे कि प्री में बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। अंग्रेजों के जो विचारक थे या जो बुक उन्होंने इन सब चीज़ों पे लिखा हुआ है, उस पे सवाल आए दिन आपको स्टेट पीसीएस में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इन्होंने क्या बताया, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि नवपाषाणिक क्रांति की, मतलब बेसिकली इन्होंने नवपाषाण काल को एक क्रांति की संज्ञा दी। अब आप समझिए क्रांति की संज्ञा होती क्या है। जैसे किसी भी चीज को आप क्रांति या रेवोल्यूशन कब कहते हैं?
तो ये जो साहब थे इन्होंने कहा कि बेसिकली नवपाषाण काल एक क्रांतिक युग था। ठीक है, क्यों कहा उसका रीजन आप समझिए। पहले नवपाषाण काल से पहले लोग जो भी भोजन के लिए उपयुक्त चीजें होती थी उसको नवपाषाण काल के पहले के लोग इकट्ठा करते थे, अपने पास संग्रहण करते थे। लेकिन नवपाषाण काल में देखने को क्या मिलता है कि अब ये जो है खाद्य उत्पादक या उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। कब? नवपाषाण काल में, नियोलिथ टाइम पीरियड में या नियोलिथ पीरियड में आप देखेंगे, नवपाषाणिक काल में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तरीके से क्रांति होती है। क्रांति किसमें होती है कि पहले लोग खाद्य संग्रहण करते थे, खाद्य को बेसिकली इकट्ठा करके रखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये खाद्य उत्पादक बन गए। मतलब अब कृषि करने लगे और उत्पादन करने लगे। अब संग्रहण नहीं कर रहे हैं, अब उत्पादन कर रहे हैं। तो बेसिकली उसी को इन्होंने गार्डन चाइल्ड साहब ने नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी। आई होप कि यहाँ तक का क्लास आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ लिखा है कि मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। कब? नवपाषाणिक युग में। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो उसमें नवपाषाणिक बेसिकली नवपाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, परिवर्तन का दौर कैसा रहा, उस टाइम के आदिमानव लोग या उस समय के लोग जो थे वो खाद्य संग्रहक से खाद्य उत्पादक और कैसे परिवर्तित हुए कृषि करने के लिए। तो बेसिकली उसकी बात ये बताते हैं। फिर अगर बात करेंगे आप कि प्राचीन जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ नवपाषाण काल के लोग खाद्य उत्पादन का कार्य करते थे, तो हमें कुछ प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना। सपोज करिए कि अगर मैं कहता हूं कि मैं कल राष्ट्रपति भवन जाऊंगा और फिर मैं परसों किसी से बताऊं कि मैं राष्ट्रपति भवन गया था, तो मुझे प्रमाण देना पड़ेगा। और आज प्रमाण क्या है कि आप वहाँ फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और फिर लोगों को आप दिखाएंगे तो वो प्रमाण हो जाएगा कि हाँ हाँ भाई कल सर दिल्ली में घूमने गए थे और वो राष्ट्रपति भवन गए थे। तो इस तरीके से यहाँ भी हमें साक्ष्य के आधार पे ही हमने नवपाषाण युग को खाद्य उत्पादक बताया। कैसे? आप देखेंगे कि एक जगह मिलती है मेहरगढ़। बेसिकली मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है इस समय। जो इस टाइम उसकी जो लोकेशन है वो मेहरगढ़ की लोकेशन बलूचिस्तान में है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ करता था, बट अभी बलूचिस्तान में है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, बलूचिस्तान भी बेसिकली इस समय पाकिस्तान में है। तो आप कह सकते हैं कि मेहरगढ़ वो साइड है जो इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो वहाँ से 7000 साल पहले बीसी पहले गेहूं और जौ के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कुछ छिलके मिलते हैं गेहूं और जौ के, जिससे हमें ये पता चलता है कि नवपाषाण युगीन सभ्यता के लोग उस समय खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर दूसरी आप देखेंगे एक साइड मिलती है कोल्डिहवा, जिसकी चर्चा मैंने कल क्लास में ऑलरेडी कर दिया था। एक साइड मिलती है कोल्डिहवा जो बेलन घाटी में मिलती है। बेलन घाटी बेसिकली प्रयागराज या इलाहाबाद में एक जगह है जहां से कोल्डिहवा नामक क्षेत्र से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है। और ये चावल के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो लगभग 6500 बीसी की बात करती। वो 6500 बीसी में या 6500 बीसी के लगभग वहाँ चावल की कुछ किस्मों की प्राप्ति होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि नवपाषाण युगीन सभ्यता के लोग कोल्डिहवा, बेलन घाटी, प्रयागराज, इलाहाबाद में वहाँ पे भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे ये होता है कि वो कृषि करते थे चावल की भी। ओके, ठीक है। यूपीएससी ने बेसिकली इसको 6500 बीसी ही माना है। चावल का उत्पादन जो यूपीएससी ने माना है वो 6500 बीसी माना है। बट अगर आप बात करते हैं इन्हीं प्राचीनतम साक्ष्य में, आप देखेंगे नवीनतम साक्ष्य के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप पर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव, जो संत कबीर नगर में है। एक जगह है लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। और यूपीसीएस ने माना कि 9000
बीसी पहले यहाँ प्राप्ति हुई थी, संत कबीर नगर में। यूपीएससी बेसिकली मानता है कि 6500 बीसी पहले इलाहाबाद या प्रयागराज में, कोल्डिहिवा में 6500 बीसी पहले चावल की प्राप्ति होती है, जो कि यूपीपीसीएस मानता है कि लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 9000 बीसी पहले चावल की प्राप्ति मानता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आप समझने वाली बात है कि यूपीएससी क्या मानता है और यूपीपीसीएस क्या मानता है। स्टेट पीसीएस अलग ही चलता है। स्टेट पीसीएस का कहना है कि लहुरा देव में संत कबीर नगर में 9000 बीसी पहले चावल की प्राप्ति हुई, जबकि यूपीएससी का कहना है कोल्डिहिवा में, जो प्रयागराज या इलाहाबाद में है, जहाँ पे बेलन घाटी में 6500 बीसी पहले चावल की प्राप्ति होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि अस्थाई जीवन का प्राचीनतम जो साक्ष्य, मतलब पहले ये जो है ना घुमक्कड़ प्रजाति हुआ करती थी, जिसको आप आज की लैंग्वेज में या आज की भाषा में आप बोल सकते हैं बंजारा। कबीलाई टाइप के लोग थे, कभी यहाँ कबीला लगाए, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी दिल्ली में, कभी इलाहाबाद में, कभी लखनऊ में, कभी पटना में। तो ये लोग पहले घुमक्कड़ हुआ करते थे, लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि अस्थाई रूप से जहां ये निवास करने लगे थे उसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कहां से प्राप्त होता है। तो पहली बार जो अस्थाई जीवन का साक्ष्य प्राचीनतम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वही जो बलूचिस्तान में है और जो इस समय पाकिस्तान में है, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में 7000 बीसी पहले हमें जो साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे नवपाषाण युगीन सभ्यता के लोग अस्थायी रूप से बस चुके थे और कृषि करने लगे थे। जाहिर सी बात है, जब आप पशुपालक होंगे तो आप घुमक्कड़ टाइप के हो सकते हैं। आपको पशुओं का चारागाह अगर यहाँ नहीं मिला तो आप दिल्ली से लखनऊ चले जाएंगे वहाँ चारागाह की खोज में, वहाँ भी नहीं मिला तो आप इलाहाबाद चले जाएंगे या प्रयागराज चले जाएंगे। अगर आपको वहाँ भी चारा नहीं मिला तो आप बेसिकली पटना चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो मवेशियाँ हैं वो चारा जब चर लेंगी तो वहाँ पे चारा खत्म हो जाएगा। और जब ग्रासलैंड कम हो जाते हैं तो फिर वो घुमक्कड़ प्रजाति कहीं ना कहीं स्थानांतरित या कहीं ना कहीं पलायन कर जाती है। लेकिन जब आप कृषि करने लगेंगे, झाड़ जंगलों को साफ करके आप वहाँ पे जब कृषि करने लगेंगे शुद्ध तौर पे, तब आपको अस्थाई निवास करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कृषि के लिए जो कृषि आप उपजाएंगे उसमें टाइम लगता है 6 मंथ का, और फिर आप अगर घुमक्कड़ प्रजाति के हैं तो आपकी न कृषि होगी और न जानवर या मवेशियों की देखभाल हो पाएगी। तो इसीलिए पहली बार अस्थायी रूप से जो नवपाषाणिक युगीन सभ्यता का साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है, जो बेसिकली बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान में है, जो 7000 बीसी पहले प्राप्त होता है। दूसरी साइड की हम बात करें, किली गुल मोहम्मद जो कच्छ के रण में मिलता है, बेसिकली गुजरात की बात कर रहे हैं हम। किली गुल मोहम्मद वो बेसिकली कच्छ में मिलता है, और कब मिलता है? 4000 बीसी पहले, 4000 साल पहले, 4000 बीसी पहले ये जो है किली गुल मोहम्मद में इनकी अस्थाई बस्तियां देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें कालीबंगा, जैसा कालीबंगा के नाम से ही आप जानते हैं कि ये राजस्थान में ये साइड है, और राजस्थान में भी 3500 बीसी पहले हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ पे नवपाषाणिक युगीन सभ्यता के लोग निवास अस्थायी रूप से निवास करते थे। ओके, चलिए आगे। अब अगर हम, एक वर्ड आता है मृतभांड। अब आप सोचेंगे मृतभांड, बहुत नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि मृतभांड। तो यहाँ पे बेसिकली मृतभांड का प्राचीन साक्ष्य चौपानी मांडो बेलन घाटी लगभग 5000 बीसी इलाहाबाद में। वही बेलन की घाटी जो इलाहाबाद में है, जिसे जहाँ पे चौपानी मांडो एक जगह है, वहाँ पे आप देखेंगे कि 5000 बीसी पहले वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होता है। किस चीज का? प्राचीनतम मृतभांड मिलते हैं। मृतभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। अब आप सोचेंगे कि मृतभांड कोई नाचने वाली चीज होगी। नहीं भैया, नाचने वाली चीज नहीं है, यही तो समझना है। मृतभांड का मतलब, मृत मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। तो मृतभांड मिट्टी के बर्तन, कच्चे या पके दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मृतभांड मिलते हैं कहाँ? बेलन घाटी में, इलाहाबाद में या प्रयागराज में, और वो भी इसका जो टाइम डेट है वो है 5000 बीसी। ओके, ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे की थोड़ी बात हम करें कि राख के टीले कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बेसिकली महत्वपूर्ण तथ्यों में इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना था, आपको बताना था
कि इन सब चीज़ों को आप इस पे नज़र रखिए, ऐसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस सवाल या क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए, तो राख के टीलों की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप देखेंगे कि एक जगह है कल्लू, बेसिकली उसका नाम है संगन कल्लू और बेल्लारी जनपद कर्नाटक। तो कर्नाटक वगैरह में जो नाम होते हैं वैसे पल्लू, कन्नल लुल्लू, बेसिकली उनका जो नाम होता है वो हर में लू लू का इस्तेमाल करते रहते हैं। दरअसल कर्नाटक की लैंग्वेज जिस तरीके से है तो उसी तरीके से उनके नाम भी हैं, तो बेसिकली अपने नाम में भी वो लू ला लगा के रखते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की संस्कृति या सभ्यता खराब होती है, एक उनका स्टाइल है अलग। जैसे आप जाएंगे बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे पंडित बनर्जी लिखते हैं, ठीक है। आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ पे मुस्लिम भी पटेल लिखते हैं। आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ मुस्लिम भी राजपूत लिखते हैं। तो ऐसे ही हर जगह का अपना अपना एक जो है डाइवर्सिफाई कल्चर है, तो उस पर हम न जाते हैं। तो ये जो है संगन कल्लू बेल्लारी जनपद कर्नाटक में प्राप्त होते हैं राख के टीले। नवपाषाण युगीन पशुपालन समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पे नवपाषाणिक युगीन सभ्यता के लोग जो रहते थे उनके जो शिविर या जो कह सकते हैं आप एक तरीके से जो घर वो बना के रहते थे, उनके जले हुए मलबे प्राप्त हुए हैं। उनके जले हुए शिविरों के जले हुए अवशेष या मलबे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमें कि ये अस्थायी रूप से निवास करते थे। दूसरी बात कि गौशाला का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। गौशाला मतलब जानवरों को ये पालतू बनाने लगे थे, और जानवरों को जब आप पालतू बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके रख रखाव के लिए आप कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेंगे ही। तो उन्हीं व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था गायों के लिए गौशाला बनाया गया। जब गौशाला बनाया गया तो आप देखेंगे सर्वप्रथम महगरा से लगभग सर्वप्रथम आप देखेंगे कि महगरा से गौशाला की प्राप्ति हुई, जो 5000 बीसी की लगभग टाइम पीरियड या समय काल है। ये जो है महगरा से प्राप्त हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि बेलन घाटी जो बेसिकली इलाहाबाद या प्रयागराज में है, वहां से भी हमें ऐसे राख के टीलों की प्राप्ति हुई है, जो हमें ये बताते हैं नवपाषाणिक युगीन सभ्यता के लोग अस्थायी रूप से जब निवास करने लगे थे तो कहाँ कहाँ उनका बेसिकली निवास था। तो हमें ये पता चलता है पूरी कहानी से कि नवपाषाण युग आते आते या नवपाषाण काल आते आते लोग अस्थायी रूप से निवासी हो चुके थे, कृषि उत्पादन करना शुरू कर दिए थे, कृषि करने लगे थे, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने चावल, जौ और गेहूं जैसे फसलों का उत्पादन किया। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने डिस्कस किया, जैसा कि कल हमने साइट्स की बात की थी, उन्हीं साइट्स में हमने नवपाषाण में जो जो चीज़ें प्राप्त हुई और जो इस पे विचार दिए या जिन्होंने इस पे बुक या किताब लिखी उनकी भी हमने चर्चा कर दी है कि उन्होंने क्या कहा। तो ठीक है, कल का संडे का दिन होगा तो कल क्लास ऑफ रहेगी, मंडे से कंटिन्यू क्लास रहेगी। और आप सभी का यूट्यूब चैनल पे बने रहना बहुत ही गर्व का विषय होता है कि आप जैसे लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेंगे, और नहीं किए हो तो कर लीजिए। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।